दोस्तों, अगर हम दुनिया की बात करें तो वो दो खेमों में बट गया है। एक खेमा है जो कहता है वी सपोर्ट इसराइल, दूसरा कहता है वी सपोर्ट पैलेस्टीन। और भारत में भी काफी लोग हैं जो कहते हैं कि हम पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग क्या पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस प्रकार की बातें कर रही हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम समझें कि आखिरकार पैलेस्टीन वाला जो इलाका है जिसमें अक्सर कहते हैं ज्यूज बाहर से आए हैं, तो वो आए कहां से हैं। और इसके साथ हम जानेंगे कि भाई इसराइल का पूरा इतिहास क्या है, राइट फ्रॉम 1077 बीसीई तब से लेकर अब तक कैसा इतिहास रहा है। और फाइनली आप जज होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक स्टैंड ले चुके हैं, तो बहुत जरूरी है कि इस स्टैंड को आप जस्टिफाई करें ऑन द बेसिस ऑफ राइट फैक्ट्स कि भाई किसका यहां पर जायज तरीके से हकदार होना चाहिए। इस भूमि का कौन है असली हकदार, ये तब आप समझ पाएंगे जब आप इतिहास को समझेंगे। तो आइए पूरे इतिहास को टटोलना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है ये शुरू होती है इस इलाके की। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ रेड सी है, यहाँ पे इजिप्ट है जिसमें नाइल नदी बह रही है, यहाँ पे टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स जैसी नदियां हैं जिसकी चारों तरफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, यहाँ इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। इस पूरे इलाके को जो आप हरे रंग में देख रहे हैं, इसको कहते हैं फर्टाइल क्रीसेंट। ये वो इलाका है दोस्तों जहां पे आप अगर देखें तो खेती बाड़ी डेवलप होती है और अर्लीस्ट टाउन्स देखने मिलते हैं। फिर वो जेरिको हो या फिर आप देखें तो डमास्कस हो, ये सब अर्लीस्ट टाउन्स होते हैं। 5000 बीसी के आसपास जेरूसलम भी आ जाता है। ये सब तो आप देखें तो 7000 8000 बीसी की बात चल रही है। तब से यहाँ पर शहरों का निर्माण शुरू हो चुका है और यहाँ पर टाउन्स डेवलप हो रहे हैं। दोस्तों, इसको हम कहते हैं फर्टाइल क्रीसेंट या फिर क्रेडल ऑफ द सिविलाइजेशन। अब अगेन, क्योंकि जो पश्चिमी सिविलाइजेशन है वो अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा इस भूमि से इंस्पायर्ड है। क्योंकि पश्चिमी भूमि की बात करें तो इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गई, यहूदी ज्यूज हो गए, ये सभी के सभी इसी इलाके से आए हैं जहां पे आज जिसको हम इजराइल वाली भूमि कहते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा अगर आप देखें तो पुराना टाउन वाला इलाका, पुराना सिविलाइजेशनल बर्थ प्लेस रहा है। अब दोस्तों, यहां पर 1077 बीसी के आसपास आते हैं। इस वक्त दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो जो आप इस इलाके में नीले रंग में देख रहे हैं और ये जो आप डार्क करके देखें तो ये जो आप लाइन में देख पा रहे हैं, ये इजराइल का प्रेजेंट डे बाउंड्री है, आज का बाउंड्री है। और इसके आसपास अगर आप पूरे इलाके में देखें तो यहाँ पे एक राजा का रूल हुआ करता था, डेविड, और उसके बाद उन्हीं के बेटे थे सोलोमन। तो डेविड और सोलोमन यहाँ पर रूल किया करते थे। ये दोस्तों एक प्रकार की आप अगर देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी, जिसमें जो इजराइल में रहने वाले 12 ट्राइब्स थे वो एक साथ आते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का गठन करते हैं। और इसके साथ आज भी जितना भी ज्यूज का प्रेयर होता है, तोरा वगैरह, इन सब में बार बार रेफरेंस दिया जाता है इस इलाके का, जिसमें बार बार जेरूसलम और ये सारे इलाकों का मेंशन होता है। और ज्यूज हमेशा से जेरूसलम को ही अपना पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल सेंटर मानते हैं। और उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे ज्यूज काफी बड़े लंबे सालों तक यहाँ पर रहा करते हैं। फिर देखिए क्या होता है। फिर दोस्तों होता यूं है कि यहाँ पे अलग अलग सिविलाइजेशन जो आते हैं इसको कॉन्कर करना शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले बेबीलोनियंस आते हैं। फिर अगर आप देखें उससे पहले असीरियन आते हैं। तो असीरियन जब आते हैं तो यहाँ पे रहने वाले ज्यूज को, जो आप डार्क मरून कलर में देख रहे हैं, इस कलर में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे असीरियंस आते हैं और वो कहते हैं कि भाई खाली करो जमीन, और ज्यूज को एग्जाइल कर दिया जाता है। ये होता है पहला एग्जाइल। इसके बाद अगर आप देखें तो जो आप नीले रंग में देख रहे हैं, बेबीलोनियंस जब आते हैं तो वापस एग्जाइल हो जाता है, बचे कुछ ज्यूज को भी भगा दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है बेबीलोनियंस के टाइम में अगर आप देखें तो एक राजा, क्योंकि बेबीलोनियन जो एम्पायर होता है ये खुद साइरस दी ग्रेट के द्वारा ऑक्यूपाई कर लिया जाता है, कैप्चर हो जाता है। साइरस दी ग्रेट अगर आप देखें तो ज़ोरास्ट्रियन, जिनको आज हम पारसी कहते हैं भारत में, वो एम्पायर था ये। तो वो आते हैं, इसको वापस कैप्चर कर लेते हैं और ज्यूज को कहते हैं आ जाओ, तुम्हारी जमीन हमने इन सब से मुक्त करा दी, वापस आओ, अपना मंदिर बनाओ। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो जो ज्यूज का कहना है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इनका मंदिर हुआ करता था, टेम्पल माउंट जिसको कहते हैं आज, जहाँ पे अल अक्सा मॉस्क आपको देखने मिलता है। अल अक्सा मॉस्क जहां देखने मिलता है, इसी में बहुत बड़ा सा ये कंपाउंड है, इसी में उनका कहना है हमारा पहला मंदिर हुआ करता था। फिर यहाँ पर दोस्तों रोमन्स आते हैं। जब रोमन्स आते हैं तो वो भी सेम
सेम हश्र उनका वापस से वही होता है जिसमें क्या होता है, रोमन्स भी बचे कुचे इजरायलीज को एग्जाइल कर देते हैं और सब जितने भी ज्यूज वहां पर रहते थे उन सब को अपनी भूमि छोड़ छोड़ के जाना पड़ता है। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए किस प्रकार से यहाँ पे रहने वाले जो ज्यूइश थे उनको सक्सेसिव तरीके से निकाला जाता है। और रोमन्स क्या करते हैं, सबसे पहली बार अगर आप देखें तो एडी 70 के आसपास इनका जो मंदिर था यहाँ पे, जो टेम्पल माउंट कहते हैं, इसको तोड़ देते हैं। फिर वापस से यहाँ पे अगर आप देखें तो याद होगा मैंने बताया था पर्शियन है ना, जो हमारे जोरास्ट्रियन राजा थे साइरस द ग्रेट, वो आते हैं तो इनको अलाउ करते हैं कि आओ अपना वापस से आओ टेम्पल भी बनाओ, तो ये वापस से मंदिर बनाते हैं। फिर मंदिर बनाते हैं, फिर इसको रोमन्स तोड़ देते हैं और इसके बाद इनका जो मंदिर होता है वो टूट जाता है। जाहिर सी बात है इसके बाद इस इलाके को ये खाली करके चले जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट का फेज आता है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो अल अक्सा मस्जिद वगैरह भी इस इलाके में बन जाता है, इसी कॉम्प्लेक्स में बन जाता है। और यहाँ पे आज के टाइम में हालांकि कुछ फैक्शन ऐसा है जो कहता है कि नहीं यहाँ तो कभी कोई मंदिर था ही नहीं, हमेशा से यहाँ पे मस्जिद हुआ करता था। अब ये कहानी तो हम भारत में भी सुनते हैं, ऑफ कोर्स यही हुआ होगा, ऐसा ही होता है भारत में भी, आए दिन हम यही सुनते हैं कि नहीं जी स्टार्टिंग से मस्जिद था, मंदिर तो था ही नहीं। तो यहाँ पर भी कुछ लोग यही कहते हैं, लेकिन आज के टाइम में अगर आप देखें तो क्लियर फैक्ट मौजूद हैं जो कहते हैं यहाँ पे मंदिर था, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। तो होता यूं है दोस्तों, इन शॉर्ट अगर आप देखें तो यहाँ से आए दिन ज्यूज जो थे इस इलाके में रहते थे, बेबीलोनियंस, रोमन्स, इन सब के द्वारा इनको खदेड़ के निकाला जाता है और धीरे धीरे ये इलाका अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ज्यूज रहा करते थे वो खाली कर देते हैं और ये सब के सब यूरोप वगैरह चले जाते हैं। यूरोप में भी जाते हैं तो दोस्तों इनका काफी ज्यादा परसिक्यूशन होता है। आप देख सकते हैं बार बार इनको जगह खाली करना पड़ता है, पोलैंड से अंदर जाते हैं, फिर रशिया में भी इनको खदेड़ा जाता है, फ्रांस में खदेड़ा जाता है, हर जगह इनको पूरे यूरोप में ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, छोटे छोटे पॉकेट्स में रहने लगते हैं और आए दिन इन पर अत्याचार वगैरह होता रहता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड परसिक्यूट किया जाता है। इसी में दोस्तों एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको याद होगा जब इनका एग्जाइल होता है तो ये दुनिया भर में जाते हैं। आप कहेंगे क्या इंडिया भी आए थे? जी हाँ, इंडिया भी आए थे। इंडिया में भी आज के टाइम में अगर आप देखें तो आपको काफी ज्यूज देखने मिलते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो सबसे पहले आप अगर देखें तो मालाबार वाले इलाके में ज्यूज रहते हैं, वैसे ही मद्रास ज्यूज हैं, वैसे ही अगर आप देखें तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग है बेने इजराइल कम्युनिटी। दोस्तों ये महाराष्ट्र वाले इलाके में ज्यूज रहते थे, ये भारत में सालों तक रहे, भारत में रहते थे तो भारत का कुछ इनका परिधान वगैरह भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया, जैसा आप देख रहे हैं साड़ी वगैरह पहनी है यहाँ पे। तो ये सब इनकी शादी में मेहंदी वगैरह ये सारे रस्म होने लगे। वैसे ही आप देखें तो काफी ज्यादा मतलब कीर्तन वगैरह भी करने लगे, बस भगवान का नाम अपना लगाते थे, मतलब जो इनके ईश्वर हैं उनकी पूजा करते थे, कीर्तन वगैरह भी करते थे। फिर क्या होता है, इजराइल स्टेट सालों बाद बनता है, तो ये इजराइल कहता है दुनिया भर में जहां भी ज्यूज हैं उनका ये होमलैंड है तो हमारे यहाँ आ जाओ। तो जब ये इंडिया के ज्यूज इजराइल जाते हैं तो वहां पे दास्तां लिखी जाती है कि कहाँ कहाँ पे हमारे साथ परसिक्यूशन हुआ है, हिस्ट्री में बताओ। तो जो इंडिया वाले ज्यूज जाते हैं वो उनसे पूछा जाता है तुम्हारे साथ कहाँ कहाँ परसिक्यूशन हुआ, तो कहते हैं नहीं जी हमारे साथ तो कोई परसिक्यूशन नहीं हुआ, इंडिया में तो हमें कभी लगा ही नहीं हम अलग हैं, हमें तो बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया गया समाज के द्वारा। रादर होता क्या है दोस्तों, बेने इजरायली कम्युनिटी जो इंडिया में रहते हैं आज तक कभी परसिक्यूशन छोड़िए कोई भेदभाव भी फेस नहीं करते हैं। जब वो इजराइल अपने होमलैंड जाते हैं तब उन पर पहली बार भेदभाव होता है। जी हाँ दोस्तों, इनके रंग के आधार पे बाकी ज्यूज कहते हैं तुम तो एक तो काले हो, नंबर 1, नंबर 2 तुम तो तुम्हारा रहन सहन का तरीका है, जो तुम्हारा कल्चर है वो तो ज्यूज से मेल नहीं खाता, तुम ज्यूज नहीं हो। और इसके साथ ये धरने पे बैठ जाते हैं इजराइल में, कहते हैं हमको हमारा वतन भारत भेजो। फिर सब दोस्तों वक्त बीतता है, इनके खिलाफ इनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। आज भी हालांकि थोड़ा बहुत भेदभाव है, ये जिनकी जो शादी भी हो रही है मोस्टली अपने ही कम्युनिटी में हो रही है, बाकी जो ज्यूज हैं उतना ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं है, थोड़े स्पेन पोर्टुगल वाले जो ज्यूज हैं थोड़ा एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आज भी भेदभाव है। कमाल की बात क्या है दोस्तों, यहाँ पे इंडिया में कभी भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन कहां पे भेदभाव हुआ, पैलेस्टीन ये इजराइल में हुआ। अब दोस्तों ये कहानी तो अब आप समझ गए कि दुनिया भर में इनके साथ अगर आप देखें तो परसिक्यूशन हुआ। अब दोस्तों हम समझते हैं इस भूमि की क्या कहानी है, कैसे यहाँ पे अभी तक तो हमने समझा कि जो ज्यूज थे वो इस इलाके से खदेड़ के दुनिया भर में चले गए,
अब कैसे वापस वो इजराइल है। अब दोस्तों यहाँ पे इस भूमि में अगर आप देखें तो सबसे पहले कौन मेजोरिटी हुआ करते थे, ज्यूज हुआ करते थे। उसके बाद कौन हुआ, क्रिश्चियंस आ गए, क्रिश्चियंस मेजोरिटी हो गई थी यहाँ पे। और फिर जब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होता है 12th सेंचुरी के बाद से, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुल हो गया, ये इलाका इस्लामिक पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहाँ पर हो गई। अब यहाँ पर कैसे ज्यूज आए, ये कहानी क्या है दोस्तों आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यूज ना सक्सेसिव माइग्रेशन के वेव्स में आए। इनको कहा जाता है एलियट या फिर आलिया। अलग अलग आलिया होता है जिसमें ये सारे ज्यूज दुनिया भर से इजराइल आना शुरू होते हैं। 5 ऐसा मुख्य आलिया देखने मिला है, 5 वेव्स ऑफ माइग्रेशन। इसी को जायनिस्ट मूवमेंट भी कहते हैं कि हमको हमारा होमलैंड जाना है। होता क्या है दोस्तों, 1880 तक जो ज्यूज होते हैं वो समझ जाते हैं कि भाई देखो हमसे तो हर जगह हम पर अत्याचार हो रहा है, जरूरी है कि हमारे लिए हमारी एक अपनी भूमि हो, एक हमारा अपना लैंड हो। और इसमें जो इन्फ्लुएंशियल ज्यूज क्या होते हैं दोस्तों, वैसे तो बड़ी स्मार्ट कम्युनिटी है, कम्युनिटी में बंधी भी है, तो इनमें बिजनेस सेंस बड़ा जल्दी होता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू लोन देना हुआ, बिजनेस इनपुट्स देने हो, सपोर्ट देना हो, क्योंकि बिजनेस तो पूरा लॉजिस्टिक्स पे चलता है, तो वो इनको सपोर्ट मिलता है और ये फलने फूलने लगते हैं जहां भी जाते हैं। और इस वजह से बाकी लोग इनसे ईर्ष्या भी करते हैं और इन्हीं को सबसे पहले प्रोसिक्यूट करके भगाया भी जाता है। अब ये समझ जाते हैं पैसा तो होता है, डायमंड ट्रेड में बहुत पैसा बनाते हैं बेल्जियम में जाके ये लोग, जो ज्यूज हैं आज भी अगर आप देखें तो डायमंड ट्रेड जो ज्यूज हैं उन्हीं के कंट्रोल में है बेल्जियम में। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये समझते हैं कि भाई एक जमीन तो बनानी होगी जहां पे हमारा अपना ज्यूज की जो भूमि हो, ज्यूज का जो देश हो। अलग अलग जमीन ये लोग देखना स्टडी करना शुरू करते हैं, जिसमें अगर आप देखें तो साउथ अमेरिका तक ये स्टडी करते हैं। लेकिन यहां पे जहां पे आज इजराइल है, वो इलाका अगर आप देखें तो ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में हुआ करता था, इजराइल वाला इलाका। और वहां पे कुछ लॉज ऐसे थे जो फेवर करते हैं इनका मूवमेंट। क्या होता है दोस्तों, आइए आपको समझाता हूं। दोस्तों अगर आप देखें 1882 तक ज्यूइश सेटलमेंट्स बस बहुत इक्का दुक्का रह जाते हैं। इन टोटल 13 सेटलमेंट्स आपको ज्यूज के देखने मिलते हैं पूरे के पूरे इजरायली इलाके में। अभी अब नंबर्स में अगर आप देखें, जिसमें एक जेरूसलम था इंपॉर्टेंट, हाइफा बता देता हूं आपको, गाजा था, ये सब अगर आप देखें तो ज्यूइश सेटलमेंट्स थे। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, 1880s में रशिया में ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर होता है। रशिया कहना गलत होगा, रशियन एम्पायर के अंतर्गत ऑर्गेनाइज्ड मैसेकर होता है ज्यूज का, उन पर अत्याचार होता है, उनको मारा जाता है। नतीजन क्या होता है, आज के टाइम में जो यूक्रेन में ज्यूज रह रहे थे, पोलैंड में जो रह रहे थे, जो सभी कुछ रशियन एम्पायर के अंदर था, वो सभी क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई ये ज्यूज क्या करते हैं, सबसे पहली बार भाग के निकलते हैं इस परसिक्यूशन से बचने के लिए, और ये 28 नए सेटलमेंट बनाते हैं उसी भूमि पे। यहां पर क्यों आते हैं, क्योंकि ओटोमन एम्पायर का कंट्रोल था यहाँ पे, जो इनको अलाउ करता है कि आओ आके बस जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इनको रहने देते हैं। और वहां पे लॉज भी ऐसे थे, लैंड के लॉज, कि अगर तुम आते हो यहाँ पे अपना एक परमानेंट स्ट्रक्चर बना लेते हो तो ये जमीन तुम्हारी हो जाती है, तो उसी का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आकर बसना शुरू हो जाते हैं। अभी भी ये माइनॉरिटीज ही थे, बहुत कम संख्या ही थी इनकी। फिर क्या होता है दोस्तों, सेकंड आलिया होता है 1904 से 1914 के बीच में, तब ये आते हैं नंबर में और इनका बढ़ता है। इस बीच में दोस्तों 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होने लगता है, 1914 टू 1918। इस बीच में क्या होता है, ये जो ओटोमन एम्पायर के अंदर कंट्रोल में था ये जमीन किसके कंट्रोल में आ जाती है, ओटोमन एम्पायर हार जाता है, ब्रिटेन के कंट्रोल में आ जाता है। और ब्रिटेन क्या करता है दोस्तों, उनको उम्मीद होती है कि ब्रिटिश सरकार इनको बसा देगी, यहाँ पे इनको बसने देगी। और इसके साथ अगर आप देखें तो 1920 आते आते सैन रेमो पीस कॉन्फ्रेंस होता है, जिसके अंतर्गत ग्रेट ब्रिटेन को पूर्ण रूप से इस इलाके को, जिसको पैलेस्टीन कहा जाता है, रोमन टाइम्स से ही इस इलाके का नाम पैलेस्टीन हो जाता है। तो पैलेस्टीन का कंट्रोल किसको मिल जाता है, आप अगर देखें तो ब्रिटिश को मिल जाता है। और यहाँ पे लीग ऑफ नेशंस भी कहता है कि हाँ, कि ये ब्रिटिश कंट्रोल में रहेगा ये इलाका। और इसके बाद सबसे पहले ब्रिटिश क्या करते हैं, वो यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा पैलेस्टीन इलाका हुआ करता था, इसका बंटवारा करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जॉर्डन नदी है, जॉर्डन नदी के ईस्ट में जो इलाका हो गया, ये वाला इलाका, इसको कह देते हैं ये अलग देश होगा, ट्रांस जॉर्डन। और ये ट्रांस जॉर्डन वाले इलाके में किसी भी यहूदी को आके बसने नहीं दिया जाएगा, यहाँ पे ज्यूज आके नहीं बसेंगे। बाकी इतना जो इलाका बच रहा है, यहाँ पे ज्यूज को बसाया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, उनका भी अपना पॉलिटिक्स होता है। यहाँ पे वो समझते हैं कि इसका स्ट्रेटेजिक इलाका है, इसको डिवाइड एंड रूल किया जाए, जो अरब्स वहां रह रहे हैं,
अगर उनको कमजोर करना है तो यहाँ पे ज्यूज को बढ़ावा देना होगा। तो इस तरीके से ज्यूज को मजबूत करते हैं और यहाँ पे इसके बाद थर्ड आलिया, फोर्थ आलिया, ढेर सारा अगर आप देखें तो ज्यूज आने शुरू हो जाते हैं। अब तक फर्स्ट सेकंड थर्ड आलिया की कहानी क्या होती है, परसिक्यूशन की वजह से ज्यूज भाग के आए थे। फोर्थ आलिया में परसिक्यूशन कारण नहीं था, फोर्थ आलिया इकोनॉमिक फोर्सेस के द्वारा ड्रिवन था। क्योंकि दोस्तों अब तक क्या हो रहा था, बहुत सारे ज्यूज यूएस जाया कर रहे थे, यूरोप छोड़ छोड़ के यूएस में जा रहे थे। लेकिन यूएस में आ जाता है 1924 में इमिग्रेशन एक्ट, जो क्या कहता है कि हर देश को कोटा मिलेगा कितने लोग यूएस में आ सकते हैं। और इसके वजह से इनका जो संख्या जो यूएस जा रही थी वो कम हो जाती है। तो अब ये लोग इजराइल के तरफ जाने लगते हैं। इजराइल में क्या होता है, मतलब आज जिसको इजराइल कहते हैं, इस इलाके में जाने लगते हैं। पैलेस्टीन उस टाइम नाम होता है। अब यहाँ पर दोस्तों ये ऑलरेडी पैसा था इनके पास, यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, एग्रीकल्चरल एस्टेट्स बनाते हैं और ये सबको डेवलप करने लगते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन इस इलाके की बढ़ जाती है क्योंकि ऑलरेडी काफी ज्यूज आ गए थे पैसा लेके, तो और ज्यूज को ये लोग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने लगते हैं। अब तक क्या कर रहे थे, अरब्स को भी अलाउ कर रहे थे, अपने स्टेट्स में काम करने दे रहे थे। लेकिन अब समझते हैं कि भाई एक दिन फ्रिक्शन होने वाला है, तो यहाँ पे एक प्रकार का रूल आता है कि अरब्स इजरायलीज के यहाँ काम नहीं करेंगे। रूल क्या आता है, इन लोगों के ही अंदर में इस प्रकार का ये रूल बना देते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ज्यूज को हम यहाँ पर काम देंगे और ज्यूज को बुलाया जाता है काम वगैरह करने के लिए। धीरे धीरे अगर आप देखें तो इस प्रकार से यहाँ पे ज्यूज की संख्या बढ़ने लग जाती है। और इसके बाद फिफ्थ आलिया होता है 1929 से 1936 में, इसका ये फेज 1 होता है जिसमें ढेर सारे नए नए सेटलमेंट्स बन जाते हैं। 62 से अधिक सेटलमेंट्स आपको देखने मिलते हैं। और दोस्तों ये वो दौरान है जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है। उसके पहले अगर आप देखें तो हिटलर का राइज हो रहा है, नाजिज्म बढ़ रहा है और समझ आ जाता है कि आने वाले दिनों में भयानक एंटी जूइश जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बढ़ावा मिल रहा है। तो ये समझ जाते हैं कि जल्दी हमको जमीन खाली करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे ज्यूज खाली करते हैं और ये सब यहाँ पर आना शुरू कर जाते हैं। और यूएस कनाडा अब इमिग्रेट करना आसान नहीं था। तो कहा जाता है करीबन 2.5 लाख ज्यूज इस दौरान, इस 7 साल में इजराइल वाले इलाके या फिलिस्तीन नाम था उस दौरान, यहां पर आके बसे हैं। 80,000 एकड़ जमीन इन्होंने उस वक्त परचेज किया है। और फाइनल होता है फिफ्थ आलिया का फेज 2, जिसमें क्या किया जाता है, यहां पर जूइश पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर डेवलप हो जाती है। वो बाकी ज्यूज को बुलाना शुरू करती है, आ जाओ यहां आ जाओ। और ब्रिटिश भी लग रहा था कि अब इमिग्रेशन पे कंट्रोल करने वाले हैं, आने वाले दिनों में ब्रिटिश भी रोकेंगे। क्योंकि ब्रिटिश समझ रहे थे कि जो बाकी अरब कंट्रीज हैं वो अब नाराज हो रहे हैं। अब अरब और ज्यूज में फ्रिक्शन स्टार्ट हो गया था। तो अब ब्रिटिश चाहते थे कि अरब्स को भी खुश रखा जाए, क्योंकि ये वो समय आ गया कि इनको अगर इस प्रकार से माइग्रेट कराएंगे, ज्यूज को यहाँ बसाएंगे, तो बाकी अरब्स नाखुश होने वाले हैं। तो ऑयल कंट्रोल वगैरह ये सारी चीजों में दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए फटाफट सारे ज्यूज आके यहाँ बसना शुरू कर जाते हैं और 52 फोर्टिफाइड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट बनाते हैं। फोर्टिफाइड एग्रीकल्चरल सेटलमेंट क्यों बनता है, क्योंकि उस वक्त तक यहाँ पे अगर आप देखें तो इजराइल वाले इलाके में कौन सा लॉ चल रहा होता है, तो पुराना जो ओटोमन एम्पायर का लॉ था, वो क्या कहता है कि अगर तुमने यहाँ पे जमीन पर ऑक्यूपाई करके तुमने फोर्टिफाई कर दिया है तो वो जमीन तुम्हारी है। तो इस प्रकार से ये जमीन खरीदते हैं और फिर फोर्टिफाई कर देते हैं और पक्का स्टैंप उनका लग जाता है। अब इस प्रकार से आप देखें तो धीरे धीरे 1947 आते आते कई सेटलमेंट्स बन जाते हैं इजराइल में। और जो ज्यूज होते हैं इनकी संख्या काफी ज्यादा अगर आप देखें तो 1947 तक अगर आप देखें तो किस प्रकार से बढ़नी शुरू हो जाती है। आप देखिए स्टार्टिंग में अगर आप देखें ना, इस इलाके की अगर हम बात करें तो अर्ली फर्स्ट सेंचुरी एडी में ज्यूज मेजॉरिटी हुआ करते थे। फिर क्या हुआ, फोर्थ सेंचुरी आते आते तक ज्यूज मेजॉरिटी रहे। फिफ्थ सेंचुरी में माइनॉरिटी हो गए क्योंकि इन सबको खदेड़ दिया गया था। यहाँ पे क्रिश्चियंस जो थे वो मेजॉरिटी हो गए। फिर अगर आप देखें तो 8th सेंचुरी में ज्यूज माइनॉरिटी थे, क्रिश्चियंस मेजॉरिटी बने रहते हैं और अब मुस्लिम्स भी माइनॉरिटी होना शुरू हो जाते हैं। और अगर आप देखें तो कुछ सालों के बाद 12th सेंचुरी तक ये पूरा का पूरा इलाका इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट के अंदर अधीन हो जाता है। तो यहाँ पे ज्यूज भी माइनॉरिटी हो जाते हैं, क्रिश्चियंस भी माइनॉरिटी हो जाते हैं और मुस्लिम्स मेजॉरिटी यहाँ पर हो जाते हैं। वैसे ही अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो 1915 की अगर हम बात करें या उससे भी पहले बात करें, 1800 की बात करते हैं, बिफोर दी आलियाज, बिफोर दी माइग्रेशन वेव, तो मुस्लिम्स यहाँ पे अगर आप देखें तो 100,000 10,000 करीबन 2.5 लाख थे। ज्यूज अगर आप देखें तो 24,000 थे। वैसे ही अगर आप देखिए 1922 जब से आलियाज काफी तेजी पकड़ना शुरू कर रहे थे तो 1922 तक अगर आप देखें तो करीबन 6 लाख मुसलमान थे और
करीबन 85,000, करीब 85,000 अगर आप देखें तो ज्यूज थे। और 1945 आते आते ये संख्या देखिए कैसे बढ़ जाती है। जो मुसलमान थे यहाँ पे वो अगर आप देखें तो 10 लाख हो गए, और यहाँ पे जो ज्यूज थे वो अगर आप देखें तो 5.5 लाख हो गए। और आज के टाइम में अगर आप देखें तो कुछ इस प्रकार का नंबर आपको देखने मिलेगा, और अब ज्यूज यहाँ पर मेजोरिटी हो चुके हैं। अब दोस्तों ये तो आप समझ गए कि किस प्रकार से यहाँ पे ज्यूज यहाँ पर आए हैं। अब समझते हैं आज की जो बाउंड्री है, जो डिस्प्यूट का मूल कारण है, वो कहां से हुआ। दोस्तों 1947 होता है, यूएन भी बन चुका है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है, और दुनिया भर में आपको मालूम है किस प्रकार से ज्यूज को परसिक्यूट किया जाता है, होलोकॉस्ट वगैरह सबको कहानियां मालूम है कैसे हिटलर ने किया था। तो अब एक वाजिब डिमांड होती है कि हाँ चलो ज्यूज अगर अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं, इनको एक जमीन चाहिए, तो वैलिड कॉज है, मिलना चाहिए। और यूएन पार्टीशन प्लान बनाता है जो कहता है 2 स्टेट थ्योरी है भाई, इस इलाके को हम बंटवारा करेंगे, 2 देशों में बांटेंगे। ये जो नीले रंग में आप देख रहे हैं ये होगा ज्यूज का इलाका, ज्यूइश स्टेट होगा, और ये जो ऑरेंज कलर में आप देख रहे हैं ये जो नाम होगा दिस विल बी अ अरेबिक स्टेट, अरब स्टेट होगा। और जेरूसलम क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सभी धर्मों के लिए, तो ये इंटरनेशनल जोन होगा। तो इस प्रकार से इस पूरे के पूरे इलाके को बांट दिया जाएगा। इसको कहते हैं 1947 यूएन पार्टीशन प्लान। और यूएन जनरल असेंबली अपॉइंट करती है लोगों को बॉर्डर बनाने के लिए, बॉर्डर ऑर्डर बन जाता है। मोस्ट ऑफ द कमिटी मेंबर्स कहते हैं हाँ हाँ पार्टीशन होना चाहिए। और नवंबर 29, 1947 को यूएन जनरल असेंबली पार्टीशन का प्लान एक्सेप्ट कर लेती है। 33 वोट सपोर्ट में जाते हैं, 13 वोट्स अगेंस्ट जाते हैं, और इसके साथ पूरा का पूरा इस इलाके का पार्टीशन हो जाता है। अब यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं थी। होता क्या है दोस्तों, जूइश लीडर्स हैप्पीली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ भाई इतना इलाका ज्यूज का, इतना इलाका मुस्लिम्स का या फिर अरब्स का। अब होता यूं है दोस्तों, यहां से मई 1948 को, क्योंकि ये पार्टीशन प्लान कब आया दोस्तों, नवंबर 29, 1947। और इसके बाद अगर आप देखें तो करीबन करीब 5 से 6 महीने बाद ब्रिटेन कहता है भाई हम खाली कर रहे हैं 6 महीने बाद, 6 महीने बाद तुमको हम हैंड ओवर कर देंगे, इतना अरब संभाल लेना, इतना ज्यूज संभाल लेना, अपना देश अपने से जानो। तब तक वो फौज बैठा के रखते हैं। तो दोस्तों होता यूं है, अगर आप देखें तो इस तरीके से यहाँ पे जूइश लीडर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मई 1948 को यहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स विड्रॉ कर लेते हैं, इस इलाके को खाली छोड़ देते हैं। अब अरब्स जो होते हैं वो पार्टीशन प्लान को कभी एक्सेप्ट नहीं किए थे। नतीजन क्या होता है दोस्तों, 5 अरब आर्मी, कौन कौन आप देख सकते हैं, जिसमें इजिप्ट होता है, इराक होता है, जॉर्डन, उस टाइम ट्रांस जॉर्डन नाम था, सीरिया और लेबनान, सऊदी अरेबिया, यमन भी दूर दूर से फोर्सेस भेजा जाता है। इराक भी अगर आप देखें वो भी अपना एक्सपीडिशनरी फोर्सेस भेजता है कि जाओ लड़ने जाएंगे। ये सब मिलके अपना अरब लीग बनाते हैं, और सब मिलके चारों तरफ से इजराइल पे अटैक करते हैं। कहते हैं कि हम ये टू स्टेट नहीं मानते, ये पूरी की पूरी जमीन केवल और केवल पैलेस्टीन है, जो केवल और केवल अरब्स के लिए है, यहाँ पे ज्यूज रहने नहीं देंगे। वी डोंट एक्सेप्ट दी यूएन जो हुआ है, ये पार्टीशन हुआ है, और 2 स्टेट थ्योरी में हम यकीन नहीं करते। और नतीजन क्या होता है, चारों तरफ से इजराइल पे जंग होता है, चारों तरफ से वॉर होता है, पर इजराइल अकेला सबको मार के भगा देता है। सिर्फ मार के नहीं भगाता है, सबकी जबरदस्त पिटाई होती है, कुछ इलाका जो इनका था वो भी हड़प लिया जाता है। रादर अगर आप देखें तो जो रिलीव करने आए थे ना अरब स्टेट्स को, जो कहते कि हम पैलेस्टीन को मुक्त कराएंगे इजरायली कंट्रोल से, वो खुद ऑक्यूपायर बन जाते हैं। ये जो इलाका अगर आप देखें तो आज के टाइम में ये क्या है, जॉर्डन है, जॉर्डन नदी ऐसे बह रही है, तो ये वाला अगर जॉर्डन नदी अगर आप देखिए कुछ ऐसे बह रही है, तो इस वाला इलाका क्या हो गया इसका, दिस इज दी, कहां गया, जॉर्डन के ये अगर ऐसे बह रही है तो दिस इज ईस्टर्न पार्ट, है ना, जॉर्डन नदी का ये ईस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न पार्ट अगर आप देखें ऐसे बह रही है, ईस्टर्न पार्ट हो गया ईस्ट बैंक, और जो पश्चिमी भाग है इसको कहते हैं वेस्ट बैंक। तो जॉर्डन नदी का जो वेस्टर्न पार्ट है, वेस्ट बैंक है, ये किसके पास जाना था, आप देख सकते हैं अरब स्टेट होना था। वैसे ये वाला जो इलाका आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको क्या कहना था, गाजा होना था। तो ये सब भी अरब स्टेट का होना था। अब देखिए उस जंग में क्या होता है, जो गाजा वाला इलाका होता है उसको इजिप्ट ऑक्यूपाई कर लेता है। ये जो वेस्ट बैंक वाला इलाका होता है दोस्तों, इसको अगर आप देखें तो ये इस प्रकार से जॉर्डन के ऑक्यूपेशन में आ जाता है। तो जो छुड़ाने आए थे जमीन को वो खुद ऑक्यूपायर बन जाते हैं। और इजराइल भी यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इलाका इसी वेस्ट बैंक का, जो कि आप देखें तो ये वाला जो बॉर्डर आप देखोगे यहाँ पे,
ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो इतना इजराइल भी ऑक्यूपाई कर लेता है। और इसके साथ अगर आप देखें तो इस जंग के बाद होता यूं है, इस प्रकार से आप अगर देखें तो पूरा का पूरा इजराइल का जो लैंड है इस प्रकार से बढ़ जाता है। इतना पार्ट इजिप्ट ले लेता है, इतना पार्ट जॉर्डन ले लेता है, इतना पार्ट इजराइल ले लेता है। इन शॉर्ट जो फिलिस्तीन के लोग थे जो कह रहे थे हमको अपना देश चाहिए, उनको क्या मिलता है आप बता देना कमेंट में, ठीक है, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो इसके बाद अगर आप देखें तो जंग चलती है और फाइनली सीज फायर होता है, जिसको कहते हैं आर्मिस्टिस लाइन। तो आर्मिस्टिस लाइन की बात अगर हम करें, बेसिकली सीज फायर लाइन बनता है 1949 में, और इज्यूम किया जाता है कि ये फाइनल हो गया सेटलमेंट, अब सीज फायर हो गया, अब और फर्दर कोई जंग वंग नहीं करेगा। लेकिन जाहिर सी बात है जो अरब वर्ल्ड था उसको तो बहुत बड़ा झटका लगा था। वो कुछ साल बाद क्या करता है दोस्तों, कुछ साल बाद अगर आप देखें तो वापस से वो अपनी जमीन को लेने आता है। वैसे आपको एक तस्वीर दिखा देता हूं, ये पहला जो वॉर हुआ था 1949 का, उसके बाद जब इजराइल जीतता है उसके बाद ये जो झंडा लगाया गया है ये फाइनल प्रतीक होता है कि इजराइल हैज वन, ठीक है। अब दोस्तों कहानी कब की थी, 1949 की। अब दोस्तों करीबन करीब आप देखें तो जनरेशन बदल जाता है, कई साल हो जाते हैं, 1967 आ जाता है। और इस दौरान अगर आप देखें तो अरब वर्ल्ड वापस से प्लान करता है कि मिलके इजराइल पे अटैक करेंगे, और यहां से इजिप्ट कूच करने का प्रयास करता है, इधर से सीरिया। इजिप्ट और सीरिया के बीच में दोस्तों अगर आप देखें तो इजिप्शियन सीरियन डिफेंस एग्रीमेंट साइन होता है, और मई 1967 को इजिप्ट अपने फोर्सेस सिनाई पेनिनसुला को पार करवा के इजराइल की तरफ भेज देता है, और उधर से सीरिया भी गोलन हाइट्स पार करके, सीरिया भी अगर आप देखें तो गोलन हाइट्स पर चढ़ाई करते हुए इजराइल की तरफ आने लगता है। और इजिप्ट क्या कर देता है, यहां पे अगर आप देखें तो इजराइल को अगर समुद्र का एक्सेस चाहिए इंडियन ओशन का, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ इलट है, गल्फ ऑफ इलट होकर रेड सी जाना है, और रेड सी से फिर आप इंडियन ओशन चले जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ तिरान है, स्ट्रेट ऑफ तिरान पे इजिप्ट ब्लॉकेड लगा देता है, जिसको इजराइल कहता है भाई ये तो जंग का उद्घोष हो चुका है, और पैरेलली फौज भी आ जाती है। तो जॉर्डन, जॉर्डन, इराक, सऊदी, सीरिया, लेबनान, ये सब इजरायली बॉर्डर की तरफ अपने फोर्सेस मूव करने लगते हैं, कोई डायरेक्टली तो कोई अपने फोर्सेस को भेजने जाओ तुम्हारे जंग में हम भी लड़ेंगे। इजराइल क्या करता है दोस्तों, 6 दिन में इनकी जबरदस्त पिटाई करता है, और 6 दिन में इस बार तो ऐसी पिटाई होती है कि मतलब वो है ना गजब बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। इजराइल क्या करता है, ये सब जो इनका था है ना, ये वेस्ट बैंक पे इजिप्ट का कंट्रोल, वेस्ट बैंक पे जॉर्डन का कंट्रोल, गाजा पे इजिप्ट का कंट्रोल, वो सब तो हड़प ही लेता है। साथ साथ आप अगर देखें तो ये सीरिया का जो गोलन हाइट्स था इसको भी हड़प लेता है। आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे सीरिया का बॉर्डर कहां पे है, ये वाला इलाका गोलन हाइट्स है, इसको भी अगर आप देखें, अब देखिए जरा मैप क्या होता है, इसको भी हड़प लेता है गोलन हाइट्स। यहां पे अगर आप देखें तो गाजा भी हड़प लेता है, वो छोड़िए इजिप्ट का तो ये जो पूरा का पूरा सिनाई पेनिनसुला है इसको भी हड़प लेता है। इजिप्ट को कहता है तुम सुएज कैनाल के उस तरफ, सुएज कैनाल के ऑनवर्ड जितनी जमीन है ये सब मेरी, और 6 दिन में ये हो जाता है। बुरे तरीके से इजिप्ट को मजा चखना पड़ता है, सीरिया को मजा चखना पड़ता है। पावर प्रोजेक्शन करने आए थे, दुनिया भर में लूजर बन के निकल जाते हैं। अब दोस्तों इसके बाद क्या होता है, अब जाहिर सी बात है शांति से बैठने तो वाले हैं नहीं। अब दोस्तों इसके बाद कहानी आती है 1973 की, यानी कि करीबन करीब 6 साल के बाद, 1973 अक्टूबर 6 to 25। अभी जो आपको मालूम है इजराइल में जो गाजा से अटैक हुआ है इसकी 50th एनिवर्सरी थी। तो उसी के ठीक आज से ठीक 50 साल पहले अक्टूबर 6 से 25 1973 की कहानी है। योम किपुर वॉर कहते हैं, रमजान वॉर कहते हैं। दोस्तों इसमें एक तरफ इजराइल होता है और इजिप्ट और सीरिया वापस से वही हिमाकत करते हैं, फिर से इस पर कूच करेंगे। और इस बार अगर आप देखें तो इजराइल अनप्रिपेयर्ड था, कुछ जैसे वापस था इस बार भी, 50 साल पहले भी योम किपुर वॉर के दौरान इजराइल वाज अनप्रिपेयर्ड। कारण क्या था दोस्तों, योम किपुर जो इनका फेस्टिवल है वो चल रहा था, इसको डे ऑफ एंटोनमेंट कहते हैं। जुदाइज्म में यहूदियों के लिए दिस इज द होलीएस्ट डे है उनका, और दे वर अनप्रिपेयर्ड। और इसी दिन, और वो भी सरप्राइज थे कि रमजान के टाइम पे जंग हो जाए, ये होना कठिन है उनको लग रहा था। लेकिन इजिप्ट और सीरिया रमजान के टाइम पे जंग करते हैं, इनका योम किपुर होता है, उस दिन जंग करते हैं। इजराइल को मालूम था कि भाई मोबिलाइजेशन तो होगी फोर्सेस की, लेकिन वो कैसे सुएज कैनाल पार कर जाएंगे
ये उनको यकीन नहीं हुआ, उनको लगता नहीं था कि ये कर पाएंगे। और इस दौरान दोस्तों योम किपुर वॉर होता है, जिसमें इजिप्ट अटैक करता है सुएज कैनाल के अलोंग, और अगर आप देखें तो सीरिया अटैक करता है अपने वेस्ट गोलन हाइट्स के अलोंग, गोलन हाइट्स को वापस लेने के लिए। और दोस्तों योम किपुर वॉर शुरू हो जाता है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट होते हैं अनवर सदात, और अगर आप सीरिया की बात करें तो हाफिज अल असाद, जो कि बशर अल असाद के पिता हुए। तो ये सब अगर आप देखें पिता ही हुए, पिता है, हाँ पिता हुए मेरे समझ से, हाँ पिता है उनके, ठीक है। बाकी अगर आप देखें तो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर थी, और ये बड़ी फेमस रही हैं। और हालांकि अंडर एस्टिमेट किया इन्होंने जो डेंजर था, लेकिन उसके बाद योम किपुर वॉर होता है, जिसमें अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में इजराइल को बहुत नुकसान होता है। इजराइल एयर सुपीरियोरिटी लूज कर जाता है, सोवियत सप्लाइड सीरिया के पास जो मिसाइल सिस्टम्स थे वो बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन फिर इनिशियल सेटबैक के बाद इजराइल आगे बढ़ना शुरू करता है, और इतना ही आगे बढ़ता है कि बाकी ओपेक कंट्रीज भी इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, पूरी दुनिया की तेल वही प्रोड्यूस कर रहे थे, वो ऑयल एम्बार्गो लगा देते हैं। कहते हैं कि वो सभी देश जो पश्चिमी देश हैं जो इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग में, उनको हम तेल देना बंद कर देंगे, और तेल का दाम 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। इंडिया में भी बहुत नुकसान होता है, हम सपोर्ट तो नहीं कर रहे थे, लेकिन तेल का दाम इंटरनेशनल प्राइस ही बढ़ जाता है, तो हमारे यहाँ भी अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और इसके साथ पहली बार ऑयल एज अ वेपन यूज होता है। दोस्तों इजराइल इतना आगे बढ़ जाता है कि इजिप्ट के कैपिटल के कायरो की बात करें तो उससे 100 किलोमीटर की दूरी पर था, वैसे ही डमास्कस भी कुछ चंद किलोमीटर दूर रह जाता है। सोवियत यूनियन कह देता है देखो डमास्कस अगर तुमने ऑक्यूपाई कर लिया ना तो बड़ी जंग हो जाएगी, और इसके बाद सीज फायर होता है, दोनों देश पीछे चले जाते हैं। नतीजन क्या होता है, दोनों को कुछ नहीं मिलता है। गोलन हाइट्स जो होता है वो अगर आप देखें तो सीरिया हमेशा के लिए गवा देता है। सिनाई पेनिनसुला पे भी अगर आप देखें तो इजिप्ट अपना कंट्रोल बना नहीं पाता है, गाजा लेने आया था, सिनाई पेनिनसुला गवा चुका था, उसको वो भी नहीं मिलता है। फाइनली क्या होता है, 1977 में प्रेसिडेंट सदात इजिप्ट जेरूसलम विजिट करते हैं, और उसके बाद इजिप्ट और इजराइल सीज फायर अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, कैंप डेविड अकॉर्ड्स कहते हैं जिसको, जिसके अंतर्गत वो कहते हैं कि भाई तुम्हारा जो सिनाई पेनिनसुला हमने ये हथियाया था, इजराइल कहता है कि लो वापस ले लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपने पास इसको रख लो। और वैसे ही अगर आप देखें तो इजराइल और इजिप्ट के बीच में जो रिश्ते हैं वो वापस मजबूत हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो सीरिया, इजराइल और जॉर्डन है ना, यहाँ पे अगर आप देखें तो जॉर्डन ने इस वेस्ट बैंक को हथियाया था, तो इजराइल और जॉर्डन में भी आप देखें तो पीस ट्रीटी साइन हो जाता है। वो कहते हैं कि हाँ जो बाउंड्री है वो बाउंड्री है, इसमें हमको और कोई चेंज नहीं चाहिए। तो एक पड़ोसी इजिप्ट, दूसरा पड़ोसी जॉर्डन, दोनों शांत हो जाते हैं, तो कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन दोस्तों आज के टाइम में अगर आप देखें तो पैलेस्टीन पॉलिटिक्स इसके भी आगे बढ़ चुकी है। यहां तक तो हम समझे कि इजराइल का बॉर्डर कैसे बना, इजराइल में ज्यूज कहां से आए, तो ये कहानी समझे। आज भी अगर आप देखें तो ये जो इलाका गाजा है, ये जो वेस्ट बैंक है, ये जो गोलन हाइट्स है, ये 3 इंपॉर्टेंट एरिया हैं। ये कैसे बने ये तो हम समझ गए, लेकिन फिर क्या हुआ, कैसे ये जो गाजा वाला इलाका था, पीएलओ के साथ क्या डिस्कशन होता है इजराइल का, जो इजराइल वापस दे देता है गाजा वाले इलाके को, गजा कहते हैं वैसे तो, गजा वापस दे देता है कि हाँ तुमको कंट्रोल करने दे देते हैं, अपने फोर्सेस को इजराइल ले लेता है वापस 2005 में। कैसे जेरूसलम में क्या हो रहा है, वेस्ट बैंक इलाके में क्या हो रहा है, ये सारी कहानी दोस्तों अभी भी हमने अनवील नहीं की है। तो ये कहानी हम अगले वीडियो में जानेंगे, क्या पैलेस्टीन की पॉलिटिक्स है, इसमें हम जानेंगे क्या हमास है, क्या पीएलओ है, अलग अलग आप ऑर्गेनाइजेशंस का नाम सुनेंगे, हिजबुल्लाह क्या चाहता है, ये सारी कहानी आने वाले वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इजराइल के इतिहास को अब तक कैसे बाउंड्री बनी, कैसे लोग आए, इसको समझने के लिए। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें, ये बहुत आवश्यक है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें और हमारे साथ यहाँ पर जुड़े, और वीडियोस को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें।